बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान जिन मुआशी हालात से गुजर रहा है वहाँ सियासी मैदान काफ़ी गर्म दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की सियासत देखें, कभी धरने तो कभी एहतजाज और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इक्तसादियात की बात करें, मुआशी हालात की बात करें, तो कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त ओन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की एक क्लास जिसे तनख्वाहदार तबका कहा जाता था, पाकिस्तान के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। पिछले कोई 20 सालों से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क पाकिस्तान के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए चला रहा होता है। लेकिन पिछले साल जो बजट आया उसमें भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक बड़ा कट लगाने की कोशिश की गई। इस साल बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जब औरंगजेब साहब जो कि HBL के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा संभाला था तो बहुत सारी उनसे उम्मीदें लगाई गई कि शायद वो कोई तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ बेहतरी की सुनाई देंगे। बट एज यूजुअल वही हुआ। एक बार फिर हेर फेर जो नंबर्स का है वो अपनी जगह पर रहा, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर एक बार फिर बड़ा कट लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी बजट पास नहीं हुआ, देखना यही है कि वो सियासी जमातें जो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन जो तनख्वाहदार तबका या जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका सहारा तो पूरा साल लेती हैं, क्या उनकी सुनवाई के लिए भी आगे आएंगे या नहीं। सियासी मैदानों में जिस तरह से स्ट्राइक की कॉज दी जा रही हैं, क्या इस वक्त तनख्वाहदार तबके के साथ कोई सियासी पार्टी खड़ी है, या तनख्वाहदार तबके की वो जो कहा जाता है पतली गर्दन जो है वो काबू में आ गई और उसके ऊपर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। आज हम बजट का पोस्टमार्टम करेंगे और खास करके स्पेशली उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे जिसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है, यानी कि रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी फिगर्स की, अप्रॉक्स कोई 68 बिलियन डॉलर्स का बजट वजीर ख़जाना ने पेश कर दिया, जो कि अनकरीब असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर इसको अप्रूव कराने की कोशिश भी की जाएगी। जो जमातें इसके खिलाफ बाइकआउट कर रही थी या जिन्होंने सिर्फ उस दिन कॉपियाँ फाड़ी, क्या वो तो इसके खिलाफ होंगे ही होंगे। क्या इत्तेहादी जमातें इस बजट को अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ देंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार किस तरह से एक गरीब आदमी जो घर से निकलता है, एक माचिस खरीद के लेके घर पे आता है, अपनी ग्रोसरी खरीद के लेके आता है, अगर वो नॉन फाइलर भी है तो उसके बावजूद भी कितने परसेंट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करता है। जब वो घर पे अपनी ग्रोसरीज करके लेके आता है, जब वो गैस का चूल्हा जलाता है, गैस का चूल्हा जलाने के ऊपर भी टैक्स आता है। माचिस की जैसे उसने तीली जलाई टैक्स के जुमरे में आ जाता है। ये वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में हर वक्त हमतन तैयार रहती है। अब देखना यह है कि जो तनख्वाहदार तबके की बात की गई, पाकिस्तान में टोटल इस वक्त कोई 12 मिलियन रजिस्टर्ड FDR के पास वो नंबर्स हैं जिनकी बात की जाती है। बट उसमें देखना यह है कितने एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। 25 करोड़ की आवाम में से टोटल 5 मिलियन के अराउंड इस वक्त एक्टिव टैक्स पेयर हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क पाकिस्तान का पहिया चलाते हैं। हमें हर वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज जरूर रहती है। क्या ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिन पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होने के बाद या उसको एग्जीक्यूट करने के बाद मुल्क पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज पैदा हों। अपॉर्चुनिटीज के फुकदान की वजह से पहले ही मुल्क पाकिस्तान से अच्छा खासा ब्रेन ड्रेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर के फिगर्स कोट करूं तो अप्रॉक्स 1.4 मिलियन लोग मुल्क पाकिस्तान से दरियाए गैर जाके बस चुके हैं। अब देखना यह है कि इस वक्त अगर तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक बार फिर हैवी टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है तो क्या ये भी पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी तरफ जाके अपनी सर्विसेज देने के लिए खड़े होंगे। पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान लेबर प्रोवाइडर है, पूरी दुनिया के अंदर स्किल्ड लेबर पाकिस्तान की प्रेफर की जाती थी जो रेमिटेंसेस कमा के पाकिस्तान आते थे। बट अब वो क्रीम भी पाकिस्तान से जा रही है। स्पेशली अगर बात की जाए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वो प्रोफेशनल जो पाकिस्तान को चलाने में एक अहम रोल प्ले करते थे, उनको भी टैक्सेस के बोझ की वजह से मुल्क पाकिस्तान से किनारा कशी करनी पड़ रही है। देखना यह है कि क्या 1947 में जब लिटरेसी रेशियो सिर्फ 15% था, 85% हमारे आबाओ-अजदाद इलिटरेट थे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बना डाला। आज हम जब 65% लिटरेट हैं तो क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को
क्या देने जा रहे हैं नस्लों को। जो बात करते हैं हम लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की, उसका कितना फुकदान हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान में कब आएगी, अच्छे वो सियासतदान जो पाकिस्तान में मौजूद तो हैं। टैलेंट की बात की जाती है, टैलेंट की कमी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को ब्रेन ड्रेन होने से कौन रोकेगा। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर पॉलिसी रेट की बात ना करें तो वो भी शायद जो है ना वो नाइंसाफी होगी। पॉलिसी रेट इस वक्त 150 बीपीएस के बाद एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान में 20.5% का रेट विटनेस किया जा रहा है। अगर मैं अपने सराउंडिंग मुल्क कंट्रीज की बात करूं, इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर 6.5% के ऊपर स्टैंड कर रहा है। बांग्लादेश जो कि कहा यह जाता है 1971 में हमने अपना एक बाजू कटवा दिया, जिनको कहा यह जाता था कि शायद टके टके के लोग हैं, आज वो टका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कितना भारी है। 20.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान की मार्केट में और 8.5% इस वक्त बांग्लादेश में विटनेस किया जा रहा है। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त वहाँ की स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया। तो क्या पाकिस्तान इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस के लिए बाहर जाके कुछ इन्वेस्टमेंट लाने की भी कोशिश करते हैं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मार्केट से अगर बोरो करेंगी बैंक से, तो क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 30% 40% का मार्जिन हो, जहाँ से वो अर्न करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस भी दे, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करे, उसके बाद फिर अपना भी कुछ बचा पाए। पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस लेने हैं तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर क्रिएट की जाए। आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज फाइनेंशियल मार्केट से दो ऐसे टेक्निकल लोग जो बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंस मार्केट को समझते हैं। मेरे साथ आज एक निजी इदारे की हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत गहरी नजर रखती हैं फाइनेंस के ऊपर, अलीना उसामा अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं शुक्र मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ लाई। बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। थैंक यू। मेरे आज के दूसरे मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ICM में ग्रेजुएट हैं और पिछले कोई 25 साल से फाइनेंस मार्केट के साथ लिंक हैं। बहुत अच्छी कंपनीज में एज ए CFO भी सर्व कर चुके हैं। मेरी मुराद जनाब आदिल इकबाल लादा साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको भी थैंक यू कहूँगा, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मदू किया इस इंतहाई। कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं मैडम की तरफ से आऊँगा। मैडम ये इस वक्त जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक हैवी बोझ अजाफी डाल दिया गया। ऑलरेडी महंगाई देखें कितनी ज़्यादा है, उसके बावजूद तनख्वाहदार तबका लास्ट ईयर कहा जाए 264 बिलियंस का शायद रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में दिया था। इस दफ़ा तो बात ज़्यादा की जाती है, अभी फिगर्स फाइनल भी आ जाएंगे। क्या समझती हैं कि तनख्वाहदार तबके के साथ ज़्यादती है नहीं है? बिल्कुल, तनख्वाहदार तबके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं है हमारे ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। हम ये परसू कर रहे थे लास्ट ईयर से कि जो है अब तनख्वाहदार तबके को शायद थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि लास्ट ईयर भी तनख्वाहदार तबके के साथ बहुत ज़्यादा जो है रिग्रेसिवली उनके ऊपर टैक्स किया गया। और इस साल भी अगेन हम जो रिलीफ सोच रहे थे वो रिलीफ हमें बजट में नज़र नहीं आता। तो ये जो एक टैक्स के ऊपर टैक्स है, ये मतलब तनख्वाहदार तबका बिल्कुल सप्रेस हो गया है, उनके पास अब ब्रीथिंग स्पेस भी ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए फिर दे आर कमिंग टुवर्ड्स के यार अब हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। जी, मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा आदिल साहब। जिस तरह से मैडम ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ ऑलरेडी उम्मीद की जा रही थी कि एक रिलीफ शायद मिले, लेकिन रिलीफ की बजाय एक और बोझ आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हालिया बजट जो आया उसमें तनख्वाहदार तबके के बेसिक खदशात क्या है? ये खदशात नहीं, अपना सरवर साहब अब तो देखें बजट सामने आ चुका है सारा। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम 2 साल पीछे चलते हैं। 2022 में जब डॉलर का पाक रुपीज़ का डेप्रिसिएशन शुरू हुआ, थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब 21 से 22 में हम मूव किए तो 40% डॉलर रेट हमारा जो है वो गिर चुका था, यानी 156 से लेके 205 पे आ गए हम। ओके, डॉलर रेट सही है। फिर हम नेक्स्ट ईयर जब आते हैं 22 से 23 में, तो फिर दोबारा हम जो 205 से लेके 286 पे पहुंच जाते हैं। तो तक 38 रुपीज़ यानी 38% हम दोबारा डेप्रिशिएट कर जाते हैं। इन 2 सालों का हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो हम तकरीबन 80% जो है वो डेप्रिशिएट कर चुके हैं 2 सालों में अपने रुपीज़ को। तो जब हम डॉलर पैरिटी देखते हैं, हम क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड हमारा मैकेनिज्म है, फ्यूल हमारा इंपोर्टेड है, हम बाकी एनर्जी को इंपोर्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, तो हम हमारी सारी कॉस्ट ऑफ जो अब समझें लिविंग जो है वो इससे साथ एसोसिएटेड है। तो अब हर चीज़ इसके हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ी, यानी 100% से ज़्यादा हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है 2 सालों में।
तो 2023 क्योंकि एक डिफ़िकल्ट साल था, इससे पहले हम काफ़ी थे, तो जो फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर काफ़ी एग्रेसिव बजट दिया गया था सैलरीड के लिए, जब टैक्सेस बहुत बढ़ाए गए थे, और इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट काफ़ी रिलीफ देगी इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा इन्होंने इससे ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव बजट दिया है, एग्रेसिव टैक्स रेट बढ़ाए। यानी कि आप ये समझें कि जो सबसे लोअर स्लैब है 6 लाख से 12 लाख, यानी 50,000 रुपये जो सैलरी ले रहा है, 6 लाख तक का तो एक जो कट था वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, बट 6 लाख से ऊपर जो 12 लाख तक मतलब मंथली लाख रुपया कमाने वाला है, उसके ऊपर टैक्स का कितना इम्पैक्ट बढ़ गया है? उसका टैक्स रेट जो पहले था वो समझे 100% टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने उनके ऊपर। 2.5% था, उसको 5% कर दिया। यानी कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कॉमन सेंस है जो भी देखेगा, कि जब आपकी सैलरी इनकम जो है दैट इज गॉन 50%, यानी वो आपकी 50% तो स्लैश हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब आपको गवर्नमेंट को तो रिलीफ दे के उसको लाना चाहिए था कि 12 लाख तक यानी 1 लाख तक उनको टैक्स फ्री कर देते। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बजाय इसको कंसिडर करने के टैक्स रेट ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 100% उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया उसको। मतलब उस हिसाब से सैलरीज तो नहीं बढ़ी, और प्राइवेट सेक्टर में देखें ना, प्राइवेट सेक्टर में तो बैंक्स की जिस तरह की हमने रेट की बात की है, इंडस्ट्री जो है वो लॉस में है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखें, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है अपनी बैलेंस शीट शो करती हैं, उसमें तो नजर आता है कंपनी सारी लॉसेज में है। तो लॉसेज में सैलरीज कैसे बढ़ाएंगी एम्प्लॉयज की? तो वो तो एक और ज्यादा बर्डन आ जाएगा। देखें इस वक्त तो अब यूँ समझे, जब प्राइवेट सेक्टर का जो सैलरी स्ट्रक्चर है जो प्रिवेल करता है, जिस तरह इनके अब समझे इंक्रीमेंट्स वगैरह की जो पॉलिसी है, दैट इज डिपेंड ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे। अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारी आप 2 सालों से देखें, हार्डली वी आर हैविंग अ पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रेट, बड़ी डिफिकल्टी से हम अचीव कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव ला रहे हैं। तो इन हालात में जब बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, और फिर हम अगर अपनी बोरिंग कॉस्ट देखें दैट इज 20% प्लस, यानी 22 पे हम स्टैंड कर रहे थे इतने महीनों से, तो बिजनेस तो वाइबल ही नहीं रहे। तो अब जब बिजनेस वाइबल नहीं रहे तो वो अल्टीमेटली इंक्रीमेंट तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है उस केस में। वो तो गवर्नमेंट के लगे, चलो जी उनके तो फिर तनख्वाहें बढ़ गई, उनके टैक्स भी बढ़ जाएंगे तो कोई मसला नहीं, उनको तो फील नहीं होता। वो तो खैर ऑफिस आने की तनख्वाह लेते हैं, वैसे तो बाकी काम किसी और पर्पज से चल रहे होते हैं। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से टैक्स पॉलिसी की बात की जा रही है, ये मैंने अभी जो कहा, निजी शोबे के मुलाजमीन और गवर्नमेंट के मुलाजमीन में कोई डिफरेंस है टैक्स रेट में, या सेम टैक्स? नहीं, सेम टैक्स रेट है दोनों का, मगर असल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी पता नहीं होती है, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ चली सैलरी पे रहे होते हैं। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहले वाली बात को आपने कोट किया। जी 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 बिल्कुल, कि उनके पास बहुत सारा डिफरेंट मीन्स होते हैं, और अगर कोई बहुत ही जो है बहुत ही लीगल तरीके से चल रहा है तो उसके लिए भी डिफ़िकल्टी होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। मगर जो हमारे जो मिनिमम टैक्स जिसमें हम बिल्कुल 0% कहते हैं, जो 50,000 की सैलरी है, अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं रहा लोगों का। सही 1.5 लाख एक कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ फैमिली ऑफ 6 to 7 पीपल, वो भी बड़ी मुश्किलों से खींच के गुजारा करते हैं उस 1.5 लाख के अंदर, बहुत मुश्किल से। जिस भी मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब 50,000 वाला तो ऑलरेडी 20,000 बोरो करके गुजारा कर रहा है। अब अगर 55,000 उसकी सैलरी हो गई, 280 रुपये आप उस पर से टैक्स काट लोगे उसके ऊपर, तो वो तो पहले ही बोरोइंग में चल रहा है, ऊपर से आपने उसके ऊपर टैक्स भी काट लिया। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये एक सैलरीड क्लास के लिए काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन है। हमें अपने जो स्लैब है जिसके ऊपर नो टैक्स है, उसको बढ़ाना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें उसे एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी, वो तो चाहे 50,000 वाला है, चाहे वो एक छाबड़ी वाला है, रेडी वाला है, भीख मांगने वाला है, वो भी पे करता है। इसकी कोई परसेंटेज है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने पे कर रहे होते हैं हम लोग? देखिए, एक रफली आइडिया अगर हम देखें तो वो तकरीबन 30% जो है इनडायरेक्ट टैक्स की मद में जो है एक पर्सन जो भी सैलरीड क्लास है, जो कि ग्रॉसरी करता है, जो कि बिजली का बिल पे कर रहा है, गैस का बिल पे कर रहा है, अदर यूटिलिटीज़ पे कर रहा है, वो उसकी जेब से वो तकरीबन 30% निकल रहा है। तो अगर आप सैलरी की मद में भी अगर 35 जो हमारा हाईएस्ट स्लैब है उसको भी ले लें, 30% सेल्स टैक्स ले लें, तो आप क्या लेकर जा रहे हैं घर पे? आप किस तरह अपना घर चला रहे हैं? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे पॉलिसी बनानी चाहिए थी। हम बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिवली जो है सैलरी क्लास को परसू कर रहे हैं फॉर टैक्स, जबकि हमें जिन्हें परसू करना चाहिए, जो एयर्स से जो है वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे लैंड यूज़ हो रही है इतने 75 सालों से, उसके ऊपर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि अगर हम उनको थोड़ा बहुत टैक्स कर दें तो सैलरी क्लास का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो ये तो वही क्लास है ना जो टैक्स के बजट बनाती है, चीज़ें बनाती है, तो वो अपने ऊपर थोड़ी लगाएगी। इस तरह से बाकी के कितने सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं। मैडम मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करें, बात क्या करने की कोशिश करें, हम बजट का पोस्टमार्टम करेंगे और उसमें से देखेंगे कि पोस्टमार्टम के बाद हमारे पास सामने क्या चीज़ें आती हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेफरेंस है
वो कौन लोग हैं, वो अशराफिया है या गरीब आवाम है। 25 करोड़ में से 5 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर है। तो ये तो वो सैलरीड लोग हो गए जिनकी मजबूरी है, जिनको सैलरी मिलनी ही टैक्स कट के है। तो ये जो अशराफिया और जो बाकी के लोग हैं, ये अपनी जितनी भी अयाशियां हैं, गवर्नमेंट से सर्विसेज जो इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके ऊपर ये टैक्स कब देंगे, या वो फैसिलिटीज़ की या अपने इनके जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन है उनको कट ऑफ कब करेंगे, उन पर कट कब लगेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस की और डायरेक्ट टैक्सेस की, जो कि खास करके स्पेशली उस तनख्वाहदार तबके के ऊपर लगाए गए जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा बोझ के नीचे दबा हुआ है। अब देखना यह है कि ये जो तनख्वाहदार तबका है ये कहीं ऐसी सीमत तो नहीं जा रहा कि आप इसको या तो ब्रेन ड्रेन के लिए, जैसे हम पहले बात की थी कि ये मुल्क पाकिस्तान से बाहर चला जाए, या फिर इसके अंदर एक और चीज़ भी हो सकती है कि कंपनीज या वो प्राइवेट एम्प्लॉयर जो हैं वो कोई ऐसी सेटिंग कर लें जिससे एम्प्लॉयज़ की ऑन पेपर सैलरी तो कम हो, जिसकी वजह से उनको टैक्स कम देना पड़े, क्योंकि वो अपने यकीनन उसको भी देखेंगे कि अगर हम इनको इंक्रीज देते हैं तो कितना देंगे। तो ये एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने यकीनन सोची होंगी इसको किस तरह से रोकेंगे। और जो नॉन फाइलर को बहुत सारी मीम्स बनी हुई दिखाई देती हैं कि नॉन फाइलर्स को तो देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया इस बजट में। नॉन फाइलर जो है वो बेसिकली क्या जहन्नम और जन्नत के बीच में कोई तबका रखा गया है, किस तरह के फतवे दिए गए हैं बजट के बाद जो इस वक्त मीम चल रही हैं। मैं आऊँगा आदिल साहब की तरफ। आदिल साहब ये बताइएगा थोड़ा सा, तनख्वाहदार तबके ने एक कोई अलायंस बनाया है जिसे सैलरीड क्लास अलायंस के नाम से, लास्ट ईयर भी सुना था, इस साल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी, प्रिंट मीडिया के अंदर भी दिखाई दे रहा है। बेसिकली इससे पर्पस क्या हल करना चाह रहे हैं और किस तरह से आप कोई सजेशंस गवर्नमेंट को देंगे कि ये जो सैलरी तनख्वाहदार तबका है इसके टैक्सेस को कम करें, और दूसरे कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? जी सरवर साहब, ऐसा है, देखें ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब किसी क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स को, किसी क्लास ऑफ सोसाइटी को आप सप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करेंगे, तो नेचुरल प्रोसेस है, फिर एक अलायंस बनता है, फिर एक नेचुरल एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो पिछले साल जब एग्रेसिव बजट आया तो उस वक्त हमारे काफ़ी दोस्तों ने मिलके एक फॉरम बनाया कि जी हम अपने लिए बड़ी अच्छी हेल्दी मूव चलाई थी आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी मूव चलाई। और उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट आप यूँ समझे स्टेबल नहीं थी, काफ़ी इश्यूज थे, तो वो कोई हमें इस तरह का रिलीफ नहीं मिला, रिजल्ट उसका नजर नहीं आया, उस तरह का रिलीफ नहीं मिला। लेकिन बहरहाल हमने अपनी आवाज़ उठाई और आवाज़ पहुंचाई। तो अब दोबारा सेम प्रैक्टिस दोहराई जा रही है, तो अब हमने इसको काफ़ी सीरियस लिया है और इसको हम एक प्रॉपर अलायंस फॉर्म करने की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए सारा होमवर्क, पेपर वर्क हो रहा है। और हमने गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स को भी लेटर लिखे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी आवाज़ पहुंचाई है हमने। इसमें आपने आदिल साहब कोई प्रपोजल दिए हैं गवर्नमेंट को, कुछ सजेशंस दिए हैं कि आप इस तरह से कोई एवेन्यूज, इन एवेन्यूज को एक्सप्लोर करें, यहाँ से टैक्स ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, कोई इस तरह के सजेशंस? जी हमने बिल्कुल सजेशंस भी दिए हैं, लेकिन ये सजेशंस बिल्कुल ऑब्वियस हैं। देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है जीडीपी का, वो एग्रीकल्चर है। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को टैक्स किया भी नहीं जाता, ना बात की जाती है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जो इंटरनेशनल हमारे लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, वहाँ से भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रेशर नज़र नहीं आता कि एग्रीकल्चर को टैक्स किया जाए। सिर्फ अभी वीट की अगर क्रॉप ले लेना, वीट की क्रॉप जो है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस प्लस की वीट की क्रॉप हुई है। एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन इस पाकिस्तान में, काफ़ी बड़ी क्रॉप हुई है। तो अगर उसी को फ्रैक्शन ऑफ % भी टैक्स लेते हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू जमा हो सकता है। अभी मैंगो सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं मैंगो की क्रॉप है। अभी हमने ईद गुजारी है, आपने देखा होगा कोई 300 बिलियन रुपीस का, 500 बिलियन जी, 500 अरब रुपए के इस वक्त जानवर जो है ना वो मार्केट में जी बिल्कुल सेल हुए हैं, लेकिन कोई टैक्स खरीदार यकीनन उसमें टैक्स पेयर हो सकता है। मैं मैडम की तरफ आऊंगा, मैडम को भी सामने गुफ्तगू करूंगा। मैडम, ये जो बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया उन्होंने, 500 अरब रुपए की कुर्बानी तकरीबन एक तखमीना लगाया जा रहा है पाकिस्तान में। ये जो 500 अरब रुपए के जानवर बेच के गए हैं, जो सेलर था, 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया, 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया, क्योंकि ये सारा अनटैप्ड इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए तो खैर मुश्किल नहीं है कि इनको जो है ट्रैक करना, बट यकीनन अब ये जो नॉन फाइलर वाली जो सिचुएशन थी ना 2 साल पहले इन लोगों ने जब डाला था,
तो अब ये बहुत पुरानी हो गई है स्ट्रैटेजी ना, अब इन्हें कुछ नया चीज़ें लेकर आनी चाहिए जिसमें कुछ ऐसा चेंज हो कि अब अगर नॉन फाइलर को नहीं फाइलर होना ना, तो आज तक वो नहीं फाइलर है, सही है। तो अब अगर नॉन फाइलर और आपके टैक्स इंक्रीज होने से अगर वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कहीं लैग कर रहे हैं बीच में। तो हमें कुछ और ऐसे, अब हमने एक और टर्म सुनी है अभी बजट के अंदर कि फाइलर बट लेट फाइलर, सो उसके लिए भी कोई अलग स्लैब बना दिया। तो इतनी सारी कैटेगरीज आप बनाते जाएंगे, आप इसको कैसे कैप्चर करेंगे? एफबीआर कैसे इसको कैप्चर करेगा? तो उन लोग हैं ये जो बैठ के ये पॉलिसीज बनाते हैं, पीछे कोई कमेटी, कोई लोगों को, आप माशाल्लाह से आईकैप के जो लोग हैं, एक अच्छा ब्रेन मुल्क पाकिस्तान का काउंट होता है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों को साथ कमेटी में नहीं बिठाते? अच्छा, आईकैप जो है वो अपने सजेशंस दे देता है। ऑब्वियसली हम लोग पॉलिसी मेकर नहीं है, हम लोग सजेशंस दे देते हैं, फिर आगे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके पास पावर है, फिर वो इसके ऊपर क्या हमारी कौन सी रिकमेंडेशन को पिक एंड चूज़ करते हैं। जिस तरह से लास्ट ईयर अभी सैलरी क्लास अलायंस के ऊपर बात हुई कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर को ख़त लिखा, हमने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा, हमने सबको ख़त लिखा, लेकिन हमें ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट मिली उसकी कि यार आपका ख़त रिसीव हो गया है, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमें कुछ नहीं पता कि वो हमारा लेटर उनको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। फिर हमने अपने इंस्टीट्यूट पे भी ज़ाहिर है हम जाते हैं और उनको भी सजेशन देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पॉलिसी मेकर्स के साथ उन लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वो चीज़ जो है, जिस तरह से जो सजेशंस दी जाती हैं वो हाफ ली जाती हैं, मतलब जो उनके फेवर में होती हैं वो ली जाती है। इसके अलावा जो ये तो पाकिस्तान का देखिए अलमिया रहा है कि पहले जो है ना यहाँ पर बिजनेस किए जाते हैं, उसके बाद पॉलिसी में मैप किए जाते हैं। दुनिया के अंदर क्या होता है, पहले पॉलिसी होती है, फिर अपने बिजनेस को वो रन करते हैं। अच्छा, एक और बड़ा सेगमेंट, अनटैप सेगमेंट अभी तक बाकी है, रियल एस्टेट का। इसके ऊपर बात करते हुए भी बहुत सारे लोग जो है ना वो डरते हैं, हम जैसे लोग तो डरते हैं छोटी गर्दन वाले के कहीं जो है ना वो पकड़े ना जाए उसमें। रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स की क्या कोई मतलब डीसी रेट होता है, फिर एफबीआर का एक रेट है, प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट रेट कहीं का कहीं चला जाता है। तो ये जो एक अनटैप सेगमेंट है, इसको नहीं आप समझते कि इसको भी टैक्स के जुमरे में आना चाहिए? ये भी टैक्स ब्रैकेट में आना चाहिए, क्योंकि अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डीसी ऑफिस में चल रही होती हैं, जो कि आपको पता है कि एक सैलरी क्लास अगर वहाँ चला जाए, वो तो हम एक प्रोसेस की बात अलग, वो तो जाएगा तो लेकिन मार्केट वैल्यू असेसमेंट जो है ना प्रॉपर्टी की, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सही है, मार्केट वैल्यू असेसमेंट के ऊपर आपने, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें 3% टैक्स था, अब मैक्सिमम वो मार्केट वैल्यू असेसमेंट प्रॉपर्टी की बाय एंड सेल पे 4% पे आप स्लैब लेके चले गए, और आपने उसको फाइलर का और आपने उसको जो है उससे लिंक कर दिया है प्रॉपर्टी की वैल्यू से। तो मार्केट असेसमेंट, क्या ये ट्रू मार्केट असेसमेंट है या नहीं है, ये कौन इसको जज करेगा, कौन इसके ऊपर जो है वो कमेंट करेगा? तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे मौजूद, जिसके ऊपर अगर देखें इसको और केयरफुली इसको टैक्टफुली हैंडल करें, तो यहाँ से भी हम टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने जिस तरह से मैडम ने कहा रियल एस्टेट को जो है ना वो टैक्स नेट में लाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो रियल एस्टेट है और खास करके स्पेशली जो स्टेट एजेंट्स हैं, उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं ना, वो तो किसी जुमरे में आता ही नहीं है। रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है, इसको टैप करने के लिए गवर्नमेंट के पास पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज हैं। देखें, दुबई हमारा पड़ोसी मुल्क है, इतना दूर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ रियल एस्टेट से उन्होंने स्टार्ट लिया, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी बनाई। तो क्या हम ऐसी पॉलिसी को ला के भी मैप नहीं कर सकते पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल है। और देखें, जो रियल एस्टेट है, जिस तरह आपने भी मेंशन किया, 3 किस्म के तो रेट चल रहे हैं उसमें। डीसी रेट अलग है, एफबीआर अलग है, एक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन डिफरेंट रेट पे होती है, और जितनी ब्लैक मनी इसमें आपकी यूज़ होती है, कंज्यूम होती है और पार्क होती है रियल एस्टेट में और एग्रीकल्चर में, वो कहीं भी नहीं होती। तो अगर इन 2 सेगमेंट्स को ही टैप कर ले गवर्नमेंट, तो आप समझे कोई मसला नहीं है। मतलब आपका जितना बजट डेफिसिट है, दैट इसका पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा है। मतलब हम आप समझते हैं कि इससे रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया जा सकता है? जितना हमारा डेफिसिट है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, यानी मतलब समझे 6000 बिलियन प्लस हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इससे। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटाइज नहीं किया, इसको प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, या अभी आप लोगों ने भी यकीनन जब आईकैप ने ये दिए थे अपने सजेशन, उसमें भी ये रखा तो होगा? जी बिल्कुल शामिल किया था, उस आईकैप के सजेशंस में भी शामिल था। और गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अनअवेयर है इन सब चीज़ों से, दे आर अवेयर ऑफ इट, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ हिंडरिंग देम कि वो इस चीज़ को टैप नहीं कर रहे हैं। बट दे नो कि यार ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो है लाइक लैक कर रही हैं, और ये एक एड्रेस करने के लिए हाँ, यकीनन जो है ना होता है। अच्छा आदिल साहब, आप लोगों ने ये जो अलायंस बनाया, तो आपने किसी पॉलिटिकल फोरम को भी इन्वॉल्व किया है अपने साथ खड़ा करने के लिए, स्ट्रेंथ लेने के लिए, या आप
बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान में फॉर्म होती हैं, कोई भी अलायंस ये वो तो कहा ही जाता है ये फ़लाँ की कॉपी है, ये फ़लाँ का एजेंट है, फ़लाँ की जो है ना वो जमात है। तो क्या कुछ सियासी वाबस्तगी भी है इसमें, पीछे किसी पार्टी का साथ है या तनख्वाहदार तबका खुद अपने तई कोशिश कर रहा है? देखिए इस वक्त हम किसी पॉलिटिकल ना हमारा इंटेंशन है ना विल है, लेकिन क्योंकि ऐसा है कि हमारा जो भी बजट है, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो डिस्कस होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का मतलब यही है कि यू हैव टू गो थ्रू अ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो फॉर द टाइम बिंग हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है और ना फ्यूचर में है, लेकिन डेफिनेटली हम पॉलिटिकल पार्टी से भी कांटेक्ट करेंगे कि जी क्योंकि हमारा राइट है सैलरीड क्लास पाकिस्तान का जो 80 मिलियन जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका 80% जो यानी ऑलमोस्ट 65 मिलियन जो वर्किंग क्लास है उसमें मेजॉरिटी सैलरीड क्लास है। ये मैंने इस वजह से सवाल किया था कि इस वक्त पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना वो एक स्पोर्टिंग जमात है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इसके ऊपर काफ़ी सैलरीड लोगों की बात की, उन्होंने तनख्वाहदार तबके को काफ़ी प्रमोट करने की और उनके साथ ये जो नाजायज़ हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई उन्होंने। तो आप लोगों की कोई इस तरह से उनसे बात हुई है, कोई इस तरह का लिंक क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाएं? देखिए हमने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 1 to 1 अप्रोच किया है। हमने इनको भी अपनी पोजीशन बताई है, सैलरीड क्लास की डिफ़िकल्टीज़ बताई हैं, जो अनफेयर टैक्सेशन है वो उनको कन्वे किए हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं MQM का, डॉक्टर फारूक सत्तार का, और भी कुछ लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई है। जमात इस्लामी तो हर उस कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो जमात इस्लामी तो माशाल्लाह से सपोर्ट करती है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका, लेकिन अब हमें तो रिलीफ चाहिए। हम तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट हमें रिलीफ नहीं देगी तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए हम आगे एक्शन लेंगे डेफिनेटली उसके लिए। अच्छा आदिल साहब, एक जो मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम के बात करने की कोशिश की थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी रेट की जो बात की कि इंडिया के अंदर श्रीलंका बांग्लादेश का एक छोटा सा कंपैरिजन हमने देखा था। पाकिस्तान के अंदर जो बोरिंग की बात की जाती है कि 20% 20.5% प्लस जो इस वक्त रेट चल रहा है, आप नहीं समझते कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अगर आपका पहिया टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे, बियॉन्ड द बॉर्डर्स बैठ के काम कर सकें, यहाँ पर लोग इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको थोड़ा सा बूम दें, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले तो ज़्यादा रेवेन्यूज़ इकट्ठा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें इंडस्ट्री में जो लेबर की यूटिलाइजेशन है, जो लेबर की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो सबसे हाई रेट इंडस्ट्रीज़ का ही होता है। तो उसमें डेफिनेटली, और इंडस्ट्रीज़ के लिए आप वो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी रेट पे कोई काम नहीं करती, इस वक्त 22% 21% पे बोरिंग करना, जब बैंक की ज़ाहिर अपना स्प्रेड रखता है उसमें, तो उस पर बोरिंग करके नई इंडस्ट्री लगाना इज़ नॉट पॉसिबल। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सर्वाइवल में इस वक्त जो है ना काफ़ी चैलेंजेस हैं इनको। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने की स्टडी आई थी, गवर्नमेंट ने जो भी 1.5% या 150 बेसिस पॉइंट्स कम किया है पॉलिसी रेट, तो उसके बाद जो है काफ़ी 7-8 कंपनीज़ के अर्निंग पर शेयर यानी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट सरप्लस आया। जी बिल्कुल नज़र आया। तो जब गवर्नमेंट को डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो पॉलिसी रेट पे बहुत सीरियसली काम करना होगा, इसको एक रीज़नेबल लेवल पे लाना होगा ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कर सके। अच्छा मैडम, आपकी तरफ आऊँगा। स्पेशली कहा यह जाता है मार्केट के अंदर कि स्टील सेक्टर जो है ना वो एक लीडिंग सेक्टर है। इसके पीछे ग्रे स्ट्रक्चर जब खड़ा होता है तो अप्रोक्स 70 इंडस्ट्रीज़ इसके साथ लगी हुई हैं। सेरामिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे लगी होती हैं। इस वक्त के जो हालात पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, ना कोई डैम चल रहा है, ना कोई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई सहूलतें अगर दी जाती इस सेक्टर को, खास करके स्पेशली सीमेंट सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, तो इससे जो तनख्वाहदार तबके से रेवेन्यू जनरेट करना, इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा अगर आप स्टील इंडस्ट्री के साथ हवाले से बात करें तो रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा मेजर कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर हमें कुछ भी सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती है, ना तो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे हमारा कोई सब्सिडी है, ना हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम जो कंज्यूमर या जो कॉर्पोरेट का रेट है, जो के इलेक्ट्रिक हमें बिजली दे रहे हैं, हम उसी के हिसाब से उनको पे ऑफ कर रहे हैं। तो जब हम मार्केट कॉम्पिटिटिव ही नहीं है तो हम कैसे बाहर की मुल्क में जाके उस स्टील को बेचें, या हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि मुल्क में ही महंगी बन रही है, इम्पोर्ट करना आसान है लेकिन मुल्क में तो कम्पीट हो ही नहीं सकते। हाँ, तो आप नहीं कम्पीट कर सकते उसको, तो फिर आप कैसे जो है कम्पीट करेंगे और कैसे ग्रो करेंगे? फिर वो ये सोचेंगे ना कि यार छोड़ो,
इंडस्ट्री बंद करो और जो है वो बाहर से ले आओ। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था, इंडस्ट्री जो मूव हो रही है तो वो तो फिर देखते हैं ना कि जहाँ अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर एज ए कंज्यूमर भी आप सोचें तो कंज्यूमर भी ये सोचेगा ना कि यार मुझे ये वाला सस्ता मिल रहा है तो मैं ये वाला ले लूँ। हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी इस बजट में, जो कि नज़र नहीं आई, कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को टैक्स फ्री जोन्स देने चाहिए थे, एक्सपोर्टर्स को भी कुछ रिलीफ्स देने चाहिए थे, ताकि हमारा जो और इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ मोटिवेट हो। हमारा जो नेट रेवेन्यू है ना वो हमारा FBR कलेक्ट करके नहीं बढ़ा सकता। आई एम रियली क्लियर ऑन इट। और बहुत सीरियस बात है कि आप अगर आपने 18.9 ट्रिलियन आपका जो है टोटल बजट है, ठीक है, उसमें से आपने जो है 12.97 ट्रिलियन जो है वो FBR का टारगेट है। तो अब कैसे होगा यार ये, जब तक के कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक अभी तो आपके पास जो इंडस्ट्री है वो 50% कैपेसिटी पे, कोई 25% कैपेसिटी पे काम करे, वो कैसे मीट अप करेंगे? इस इंटरेस्ट रेट को वो मीट अप नहीं कर पा रहे। पहली बात 20.5% बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। इट शुड बी अराउंड 16 to 17% और ज़्यादा से ज़्यादा 18% होना चाहिए। ये भी आ जाएगा थोड़ा सा इसके ऊपर काम। तो जिस तरह से स्टेट बैंक की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि CPI इंडेक्स आपका नीचे है, मैडम यहाँ पर मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, जिस तरह से हम आज बजट के पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं और खास करके स्पेशली जो हम इसके अंदर हाईलाइट करने की बात कर रहे थे वो तनख्वाहदार तबका, लेकिन यहाँ पर मैडम ने बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की कि जो स्टील सेक्टर बेसिकली है जिसके पीछे कुछ 70 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, अगर हम इस तरह की कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं लेके आएंगे, कुछ इसको बूस्ट अप नहीं करेंगे, आपका 99% रॉ मटेरियल जो है वो आपका स्टील इंडस्ट्री के साथ साथ आप जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनका देखें, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, लोकल आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके जो टोटल इंपोर्ट का बिल है उसमें स्टील सेक्टर का रॉ मटेरियल मेरे ख्याल में सिर्फ 2% के करीब है। अगर आप इन इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर आप ये देखें कि बेरोजगारी कहाँ चली जाएगी और उसके साथ साथ फिर रेवेन्यू जनरेट करने के जो आपके एवेन्यूज हैं वो किस तरह से मान पड़ते चले जाएंगे। अगर आपको गैप अपने ट्रेड डेफिसिट को देखना है, अगर आपका इस वक्त का जो इंपोर्ट बिल है वो अगर 18% है तो इसके साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट 7% या 8% तो ये जो 50% का गैप है इसको कैसे फिल करेंगे जब तक आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम टैक्स के स्लैब्स की और टैक्स की बात कर रहे थे, खास करके हमने स्पेशली एग्रीकल्चर की बात की, रियल एस्टेट की बात की, लेकिन उस तनख्वाहदार तबके की बात अभी भी अधूरी है। अगर उसके साथ इंसाफ तब तक तो नहीं होगा जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा टैक्स को। लेकिन एक टैक्स क्रेडिट की जो है वो भी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में मिलती है, हमारे पड़ोसी ममालिक में भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद तनख्वाहदार तबके को ये फैसिलिटी भी अवेलेबल करने की मेरे ख्याल में अलाउ नहीं है। इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँ। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से टैक्स क्रेडिट की बात की जाती है कि हम पूरा साल टैक्स देते रहते हैं, हमारे बाकी के एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें हम टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं, पाकिस्तान में अलाउ है? नहीं, प्रीवियसली हमारा जो लास्ट फाइनेंस बिल आया था उसके अंदर जितने भी हमारे टैक्स क्रेडिट्स थे जहाँ पे हम एडजस्टमेंट ले सकते थे अपने जो टैक्स की जो हमने सैलरी पे टैक्स दिया है वो सारे उन्होंने डिसअलाउ कर दिए हैं। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसके अंदर हम टैक्स क्रेडिट ले सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जो है हाउस रेंट पे, हाउस लोन पे डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स हैं जो उनको सैलरी में से एडजस्ट किए करने की इजाज़त है। हमारे पास तो जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो गया, अब आप जो बची हुई सैलरी आप घर लेके गए उसमें से आप बच्चों की एजुकेशन पे करें, उनकी हेल्थ पे करें, उसके बाद आप घर का बिल दें, उसके बाद रेंट दें, तो ये इसमें से हमें कुछ भी अलाउड नहीं है। हम उसी बची हुई सैलरी से अपने सारे खर्चे निकालते हैं और फिर कुछ लोग तो बेचारे लोन लेकर जो है वो खर्चे पूरे कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, हमारे पास इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी मीट नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस जिनकी आपने बात की, बच्चों के स्टडी एक्सपेंसेस हैं, कोई आपके हॉस्पिटलाइज के एक्सपेंसेस हैं, ये वो हैं जो रजिस्टर्ड है आपके पास, उनकी इनवॉइसेस और वो सारी मौजूद होती हैं, तो इस पे तो होना चाहिए। नहीं, अब प्रीवियसली अगर बहुत पहले की बात करें, जब मेरे फादर रिटर्न फिल किया करते थे तो हम उनके साथ बैठ जाते थे, देख रहे होते थे कि क्या कर रहे हैं, तो उस वक्त अलाउ होती थी ये चीज़ें। उस वक्त हमारे स्कूल की फ़ीस लेस हो जाती थी, उसमें से वैन की फ़ीस लेस हो जाती थी टैक्स में से, और उस वक्त तो सारा फाइल बेस्ड सिस्टम होता था। अब तो खैर इतना जो है मतलब हर चीज़ डिजिटल है, तो वो चीज़ अब अलाउड नहीं है, वो अब चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। इसीलिए तो अगर आप
क्वांटम देखें सैलरी क्लास के टैक्स का, तो वो एक आपको एक्सपोर्टर्स, रिटेलर्स, सबसे ज़्यादा क्वांटम आपको उनका नजर आएगा, क्योंकि उनको कोई भी टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं कोई है। पूछने वाला ही नहीं है। अब सैलरीड क्लास जो अलायंस बना है, आदिल साहब आप क्या समझते हैं, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने हाईलाइट किया, उसमें उठाया हुआ है कि ये टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी दी जाए, इसको अलाउ किया जाए? जी बिल्कुल, हमने उठाया, हमने काफ़ी इस पे जोर दिया है कि टैक्स की, क्योंकि देखें पहले दो किस्म के टैक्स थे। एक तो क्रेडिट अलाउड थे, सबसे पहले तो जो एक्सपेंसेस थे, एजुकेशनल एक्सपेंसेस थे, मेडिकल एक्सपेंसेस थे, मेडिकल की काफ़ी छोटी सी लिमिट रखी हुई है उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंस कहते हैं, काफ़ी उसमें रिलीफ दिया हुआ था, उसमें हम कुछ ना कुछ बेनिफिट होता था टैक्स पेयर को। अब वो सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने। प्लस हमें कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिलीफ मिलता था, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, हम दूर नहीं जाते, अब हम फर्ज करें हम भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल है इसमें से। अच्छा, जी, इनको बिल्कुल कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाता है, इनको फ्री यूटिलिटीज़ भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इनको इसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं, इनको लीव इनकैशमेंट्स भी टैक्स फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमें, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को नहीं है, ये बड़ी अनफेयर किस्म की प्रैक्टिस है कि ये जब तो देखें भाई टैक्स की नहीं, ये तो एक पॉलिसीज की बात होगी ना, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्राइवेट सेक्टर की जो पॉलिसी है वो एक मैप होनी चाहिए, एक पेज पे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, हम भी तो एम्प्लॉयज़ हैं, हम भी तो इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह से आदिल साहब बता रहे थे कि इस वक्त जो टैक्स क्रेडिट की पॉलिसी गवर्नमेंट को तो है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में ये कब विड्रॉ की गई, कोई इसका आइडिया है? देखिए, लास्ट बजट में म्यूचुअल फंड्स पे जो टैक्स क्रेडिट था वो विड्रॉ कर लिया गया था। उनके जितने भी सेक्शंस आसपास के थे, 65 A B C D E आई गेस, ये सारे जो है विड्रॉ कर लिए गए थे। उस वक्त भी लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि भाई वैसे तो पहले ही हमारे पास कोई टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, और फिर आपने जो सेक्शंस थे जिसमें हम कुछ अपना टैक्स बचा लेते, वो भी एक लिमिटेड टैक्स था कि जो हम 20% ऑफ आवर टैक्स लायबिलिटी हम सेव कर सकते थे, वो भी सारा जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। अच्छा, आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है ना उसके ऊपर ये सर्विसेज देते हुए, बताते हुए बैंक्स जो है ना वो नजर आते थे कि आपको इतना टैक्स का जो है ना वो रिटर्न इसमें से बचत हो जाएगी आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब वो सर्विसेज आप कह रही हैं कि वो वाला जो क्रेडिट था वो भी खत्म हो गया, अब वो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको नहीं मिल सकता। नहीं। अच्छा, वो जो अभी बात कर रहे थे ना, इसमें एक एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है हमारे चीफ ऑफ स्टाफ प्लस पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, वो भी टैक्स फ्री है। अच्छा, ठीक है। फिर हमारे पास राइट ऑफ प्रेसिडेंट जो अकोमोडेशन उनको मिलती है, वो टैक्स फ्री है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट आर्म फोर्सेस की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सबकी टैक्स फ्री है, किसी के ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फिर हमारे पास BS20 और BS21 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर रिड्यूस टैक्सेशन है। अगर हमारे पास 35% टैक्स लग रहा है वो मिला के, तो उनके पास 5% टैक्स लग रहा है कन्वेंस का। अच्छा, तो ये सारी वो मेजर चीज़ें हैं जो कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं दिन रात, और प्राइवेट सेक्टर तो शायद इस मुल्क का पहिया चला रहा होता है। सबसे ज़्यादा काम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग कर रहे होते हैं, जो कि सुबह निकलते हैं तो उनके वापस जाने का कोई वक्त नहीं होता है, वो अपना काम ख़त्म करके फिर नेक्स्ट डे उन्हें दोबारा उसी चीज़ के लिए रेडी होना होता है। लेकिन आदिल साहब, ये भी कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज शायद कम होती हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो हाईली पेड होते हैं, इस वजह से भी टैक्स का इशू तो नहीं है? देखिए, इसमें दो जवाब है। पहली बात तो ये कि किसी ने फोर्स नहीं किया कि गवर्नमेंट में जाए कोई, सही, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में एक दफा कहते हैं ना नौकरी लग गई तो बात तो फिर तो अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव होगा जब वो जो जाता है वो निकलता नहीं, काम नहीं करना पड़ता। और भी बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ पे। प्लस दूसरी बात यह कि देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करे, चाहे इकोनॉमी परफॉर्म करे ना करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दैट हैज़ टू बी रेज्ड, वो तो बढ़नी है, मतलब वो बिल्कुल एक तरह से सिक्योर किस्म का वो है। तो जिस तरह गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ें, इस तरह गवर्नमेंट को, इस तरह प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरह की रिलीफ देनी चाहिए, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर जब परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली मतलब वो एम्प्लॉय जो है ना किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि गवर्नमेंट को ये सर्विसेज मिल रही है, मुझे ये सर्विसेज नहीं मिल रही, और उसके अलावा काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये एक जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। जी, डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। और प्लस ये कि देखें, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देंगे, और जब प्राइवेट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जस्ट 1.2 मिलियन है, ओके, और जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इज़ मोर देन 5 मिलियन।
अच्छा आदिल साहब, मैं एक चीज़ और, इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पोर्ट्स भी प्राइवेटाइज करने के लिए जा रही है, बाकी के इदारे तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह जितने भी गवर्नमेंट की कस्टडी में चल रहे थे वो कोई भी प्रॉफिटेबल इदारा नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि ये जो रेवेन्यूज इकट्ठा करने के इदारे हैं ये भी उसी तरह से तो नहीं चल रहे जिस तरह से गवर्नमेंट के इदारे चल रहे थे दूसरे के? देखें, दो तरीके, एक तो होता है लॉस में चलना, एक होता है इनएफिशिएंट चलना। जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं ना वो भी इनएफिशिएंट है, अगर उनको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में आ सकती हैं तो उनको तो बोरो भी नहीं करना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे हैं वो प्रॉफिट में क्यों नहीं? यही कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर जब कमर्शियल रेट पे बोरोइंग करके ग्रो कर सकता है तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको तो बड़ा कंसेशनल मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो सर्कुलर डेट में फ्री में चला रहे होते हैं, तो वो तो उनको तो बहुत अच्छा ग्रो करना चाहिए, तो उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर कर भी रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल कोई अप्रोच नज़र नहीं आती इसमें। आदिल इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, मेरा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मैडम अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की हालिया बजट। किसी भी घर को चलाने के लिए एक बजट बनाया जाता है, इसी तरह से किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी इदारे को चलाने के लिए एक बजट बनाया जाता है, लेकिन उस बजट के अंदर वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि जो आपने अगले साल करनी है और उसको किस किस तरह से आपने उस पैसे को खर्च करना है। लेकिन उस पैसे को, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जो सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट करने हैं, जो पैदा करने हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का भी आपने एहतमाम करना है। जब तक अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क पाकिस्तान में नहीं होंगी, यकीनन 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 ये वो लोग हैं जो तनख्वाहदार तबका जो पाकिस्तान से दयारे गैर जाके काम करने के लिए एग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ना तो उसको वो वाली सहूलतें मिलती हैं, आप टैक्स भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जिस गाड़ी के ऊपर अपने ऑफिस जा रहा है तो वो टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद उसका मेंटेनेंस के ऊपर उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर वो किसी गवर्नमेंट इदारे में जाता है तो उसके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं अगर किसी गवर्नमेंट इदारे में आपका आना जाना किसी काम से हो। जब तक आपको 4-4, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको यूटिलिटीज़ उस तरह से बाकी की नहीं मिलेंगी, आपको वो सेहत की सहूलतें नहीं मिलेगी, आपको बच्चों की एजुकेशन फ्री नहीं मिलेगी, या गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की एजुकेशन नहीं मिलेगी, प्राइवेट तौर पे आपको वो सारे एक्सपेंस जो हैं वो बेयर करने पड़ेंगे, तो फिर आप टैक्स जो वसूली करते हैं वो किस तरह से करते हैं? आप अपनी आवाम को या उन तनख्वाहदार तबके की जिसकी स्पेशली हम बात कर रहे हैं किस तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे जिसके टैक्स स्लैब को आपने एक बार फिर वो जो 1 लाख रुपए तक कमा रहे थे उनकी डबल आपने जो है वो टैक्स स्लैब कर दिया। अब देखना यह है कि मुल्क पाकिस्तान में काम करने वाले ये तनख्वाहदार तबके अपनी जो सिफारिशात हैं, ये जो अपनी इस्लाहात लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ इस वक्त रुख किए हुए हैं, उम्मीदें लगाई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंस मिनिस्टर और जुडिशरी और तमाम उन करता धरता इदारों को लेटर्स लिख रहे हैं, उसका कोई पुरसाने हाल होगा या नहीं। अब देखना यह है कि मुल्क पाकिस्तान के इस सेगमेंट की जो इस वक्त सैलरीड क्लास अलायंस बनने के बाद कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया, जिसके साथ मुल्क पाकिस्तान का हर वो शहरी जो कहीं से टैक्स दे के अपनी तनख्वाह लेके घर जाता है यकीनन साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के जो करता धरता हैं हुक्मरान जो हैं वो किस तरह से इनकी सुनवाई करेंगे? मैं आखिरी इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। मकरूज के बिगड़े हुए हालात की मानद, मजबूर के होंठों पे सवालात की मानद, तनख्वाहदार तबके का अजब हाल हुआ है, बजट से बर्बाद पाकिस्तान के हालात की मानद। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।